आप जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका भी जवाब दूंगा। लेकिन ये लिख दीजिए कि राजनीति में भूचाल, आज लिख दो राजनीति में भूचाल कमेंट में, जिससे कि, और नोटा याद रख लो, हरियाणा चुनाव में नोटा अगर पूरी ढंग से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरे जोश जुनून शक्ति और पावर से आपने नोटा दबा दिया तो पेंशन मिलेगी। मैं कह रहा हूं मिलेगी। जितना ताकतवर नोटा होगा उतनी पेंशन के परसेंटेज ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों को आप दिखोगे, और आप दिखे ही नहीं, आपने काम ही नहीं किया तो कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। ये बंदर की तरह उछल कूद मच रही है, जो यहाँ आंदोलन कर लें वहां आंदोलन कर लें। असली परीक्षा आपकी है हरियाणा चुनाव। इस परीक्षा में आपको देखते हैं कितने लोग पास होते हैं। नोटा दबाना है और असहयोग आंदोलन को बल देना है। देखते रहिए। सभी वृद्धजनों को मनोज स्वराजी का नमस्कार। ये राजनीति में भूचाल की 8वीं वीडियो है, और ये वीडियो काफी बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी अब तक मैंने सारा कुछ बता दिया। मैंने लोकतंत्र के बारे में बता दिया, मैंने राजनीति के बारे में बता दिया, मैंने 26 जनवरी बिल के बारे में बता दिया। पिछली वीडियोस बहुत वायरल गई हैं, आप सबका हृदय से आभार। उससे पहले हम पेंशन की जरा बात कर लें कि पेंशन पे हम क्या कर रहे हैं, और पेंशन का थोड़ा सा अपडेट कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पेंशन पे मनोज भाई क्या हो रहा है। तो उस विषय पे थोड़ी बात करेंगे। और उस विषय से पे बात करने से पहले मैं आपके सामने एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। अभी ताजी ही लिखी है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि आप सुने, और इस कविता को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कविता पढ़ता हूँ। उमंग आजादी और जीवन की कहानी हूँ, उमंग आजादी और जीवन की कहानी हूँ, गौर फरमाइए मैं पानी हूँ, गौर फरमाइए मैं पानी हूँ, ना अम्ल ना क्षार निष्पक्षता की निशानी हूँ, गौर फरमाइए मैं पानी हूँ। समंदर नदियां झील तालाबों में बहा करता हूँ, मैं वही हूँ जो धरती के गर्भ में पला करता हूँ। आसमान की बुलंदियों को बादल बन के छूता हूँ, सिमटू तो मखमली बर्फ का कालीन बन जाता हूँ। आकाश से पाताल तक आजादी की निशानी हूँ, गौर फरमाइए मैं पानी हूँ, गौर फरमाइए मैं पानी हूँ। आजादी की निशानी हूँ, मैं पानी हूँ। सारे पेंशनर को पानी की तरह बनना है। पानी मतलब आजाद, जो किसी भी रूप में रह सकता है, जो हवा वाष्प के रूप में भी रह सकता है, बर्फ के रूप में भी रह सकता है, और जल के रूप में या पानी के रूप में भी रह सकता है। और जमीन से लेके जमीन के अंदर भी, पाताल में भी पानी मिलता है, समंदर में भी पानी मिलता है, हर जगह पानी मिलता है। कहने का मतलब पेंशनर हर जगह है, सब जगह व्याप्त है, और सब जगह हर घर में पेंशनर निकल ही आएगा, हर मोहल्ले में। इस पानी को कोई महत्व नहीं दे रहा है। ये जो पेंशनर रूपी पानी है इस देश के अंदर, इस पानी को कह लो कोई पूरा शरीर के अंदर 70% पानी से मिलकर बना होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा वोट बैंक होने के बाद भी, करोड़ों करोड़ों लोग होने के बाद भी आज कोई महत्व नहीं दे रहा, कोई पार्टी महत्व नहीं दे रही है। सब लोग सोच रहे हैं कि कोई कह रहा है कि दूध पी लो, कोई कह रहा है शहद पी लो, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, लेकिन पानी की बात कोई नहीं कर रहा। कहते हैं कि पानी के बगैर सब सूना है, पानी नहीं तो कुछ नहीं है। तो पेंशनर की पानी की बात हम बात कर रहे हैं। और ये पानी क्या होता है, निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष होने का मतलब ना तो ये एक पक्ष में जाएगा ना दूसरे पक्ष में जाएगा, ना तो ये कांग्रेसी है ना ये बीजेपी का है। ये सत्य का साथ दे रहा है, और सत्य का साथ देने की वजह से, क्योंकि सत्य को स्थापित करने के लिए लीडरशिप, लोकल लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। अभी वो लोकल लीडरशिप नहीं है इनके पास, इसलिए सत्य के लिए इन्होंने नोटा को अपना हथियार बनाया है। तो मैं आप सबसे पेंशनर से अनुरोध करता हूं कि नोटा को बटन दबाना, और हरियाणा में कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, हरियाणा में जिताना, पेंशनर को जिताना। बताऊंगा कैसे जीतोगे नोटा से, और कैसे नोटा हमें हमारा हक और अधिकार दिलाएगा। ये हमारी और आपकी एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है कि हम कितनी अच्छी तरीके से नोटा वाला काम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर हम सक्सेसफुल हो गए इस काम के अंदर, जोर लगा दिया हमने, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका परिणाम जरूर आएगा। देखिए, लोग कह रहे हैं, मुझे फोन करके पूछ रहे हैं पेंशन पर सरकार क्या निर्णय ले रही है। बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, अब वो सुनिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार क्या कह रही है वो तब तय होगा जब सरकार को आप शक्ति दिखाओगे। शक्ति सरकार ये मंच पे खड़े हो जाने की शक्ति नहीं मानती, या भाषण देने की शक्ति नहीं मानती, यूट्यूब की भी शक्ति नहीं मानती। 1 लाख 2 लाख 10 लाख वीडियो चल जाए, उसकी कोई शक्ति सरकार को, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को लास्ट चीज किससे डरती है? सरकार लास्ट चीज डरती है वोट से। पिछली बार 0.5% वोट पड़ा था नोटा को। हम चाहते हैं कि अगर वो 2% तक हो गया तो सच में आप अपनी शक्ति दिखा दोगे, आपकी शक्ति दर्ज हो जाएगी।
और जब शक्ति दर्ज हो जाएगी तो सामने वाला आपसे डरेगा। अगर 2% तक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा कम रह गए तब भी चलेगा, लेकिन 2% से ऊपर नहीं पहुंच पाए तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी। फिर से हमें नए सिरे से महाराष्ट्र में नई रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मौका चूक गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इधर उधर अनडायरेक्शनल होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में इधर उधर आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं है। साफ सुथरा सीधा साफ बात करो कि भैया 5 तारीख को नोटा को दबाना है और महाराष्ट्र में पेंशनर को नोटा के जरिए असहयोग आंदोलन करके उनका मत दर्ज कराना है। ये तो बात रही नोटा की। मोटी मोटी बात हम क्योंकि 26 जनवरी बिल के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई पेंशन कब मिलेगी पेंशन। मैं कह रहा हूं, मनोज स्वराज जी कह रहा है, ठोक के ताल ठोक के कह रहा है, अगर हम और आप मिलके नोटा को 2% से ज्यादा ले गए तो पेंशन अगले महीने ही मिलेगी हमें। पेंशन जो मिलने का पूरी तो मीडिया में हाहाकार मच जाएगा कि भाई नोटा में इतना वोट कहां से आ गया। तब लोगों को पता चलेगा कि पेंशनर नाराज हैं और वो नोटा की तरफ जा रहे हैं। कल को पेंशनर खड़े होकर इकट्ठा होकर एक ही किसी को भी एक उसमें बह गए ना, अकेले किसी एक दिशा में बह गए तो सरकारें भी पलट देंगे। आज तो ये नोटा में आपको सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। तो नोटा सिर्फ चेतावनी है कि हम एकजुट एक साथ हैं और हम आगे अगर कहीं गलत चले गए तो आपका काम बिगाड़ देंगे, लेकिन आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उल्टे सीधे आंदोलनों में ना पड़िए। एक ही आंदोलन दिमाग में अर्जुन की तरह एक ही निशाना रखिए, नोटा और हरियाणा चुनाव तक। हरियाणा चुनाव में अगर नोटा, देखो एक काम अगर ढंग से कर लिया तो फिर दूसरा काम भी ढंग से कर लेंगे। एक पूरा जोर लगाना है, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला फंस जाए तो मिलके जोर लगाना। कुछ लोग कह रहे मैं परिवार के साथ करूंगा, परिवार से काम नहीं चलेगा। आस पड़ोस में बताइए, लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा बात फैलाइए और नोटा पर बटन दबाइए और नोटा पर बटन दबाकर असहयोग कीजिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपना विरोध दर्ज कराइए। ये तो हो गई नोटा की बात। अब हम आते हैं 26 जनवरी बिल पे। पिछली बार मैंने विस्तार से समझा दिया था, बहुत बड़ी वीडियो होगी। लोग कह रहे इतनी बड़ी वीडियो, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो होने के बाद, लगभग 40 मिनट की वीडियो होने के बाद भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी तरह से देखा। तो राजनीति में भूचाल की 8वीं वीडियो है और इसके बाद शायद एक आध वीडियो और बनाऊं, क्योंकि अब मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। तो एक महाशय कह रहे थे कि हम तो एक ही से दुखी हैं, एक एमएलए से ही दुखी हैं, तुम 3 की बात कर रहे हो, 3 आएंगे तो 3 गुना लूटेंगे। ऐसे भी लोगों के सवाल जवाब आ रहे हैं। तो मैं उन सब सवालों का, या एक प्रश्न ऐसा आया कि भैया फिर तो हर कोई नेता बनने चल देगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा। ऐसा भी सवाल है कि उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो उस विषय पे भी बात करूंगा कि भैया बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि ईवीएम में भी कितने लोगों को हम लिखाएंगे, ईवीएम के अंदर हम कितने लोगों को दर्ज करेंगे, क्योंकि 1000 अगर कैंडिडेट हो गए, क्योंकि हर किसी को राजनीति में अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी तो सब लोग राजनीति की तरफ भागने लगेंगे। तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सब का जवाब दूंगा। तो एक एक करके प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हम लीडर चुनते क्यों हैं। लीडर हम इसलिए चुनते हैं कि हमारा वेलफेयर कर सके। सपोज करिए मुझे अपने जीवन की सुरक्षा करनी है, तो और मैं जीवन की सुरक्षा करने के लिए अगर मैं एक हथियार रखूं अपने पास, सपोज करिए मैं पिस्टल रखूं, तो मेरी अगर पिस्टल लास्ट टाइम पे फेल हो जाए तो क्या करूंगा, मेरे पास दूसरा हथियार होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर ये हमेशा अच्छा है कि आपके पास 3 मौके होने चाहिए, 3 बैकअप, 2 या 3 अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो कहते हैं कि उससे ज्यादा बेहतर रहता है एक ऑप्शन से। एक ही पर डिपेंड होने से अच्छा है कि 2-3 अगर सोर्स होंगे आपके, तो आप ज्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाओगे अगर एक सोर्स फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम का भी एक सोर्स है, सपोज मेरा यूट्यूब का ही सोर्स है और यूट्यूब में कुछ दिक्कत हो जाए तो मैं तो शायद बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास 2-3 सोर्स हैं तो मैं अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति आ सकती है किसी भी सोर्स के साथ। तो इसी तरीके से अगर एक आदमी खराब हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि तीनों खराब हो जाएंगे। एक आदमी खराब हो सकता है तो दूसरा सही हो सकता है, और दूसरा खराब हो सकता है तो तीसरा सही हो सकता है। मतलब हमें किसी ना किसी लेवल पर एक अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है 26 जनवरी बिल की। हम नेगेटिव होने से अच्छा है हमने पहले ही मान लिया कि सारे ही चोर होंगे, तो हम फिर तो बंद ही कर दो पॉलिटिकल सिस्टम को, क्योंकि चोरों के लिए तो सिस्टम नहीं बनाया। अगर आप उन पर सब पर चोर का लेबल लगाते हो तो आप गलत करते हो, क्योंकि एक आदमी है। चोर क्यों है वो? चोर इसलिए है कि एक आदमी को आपने हक से ज्यादा दे दिया। उसको है तो 20% लोगों ने वोट किया और 80% लोगों को आपने उस पर राज करने के लिए दे दिया, तो वो तो 20% का ही काम करेगा, क्यों करेगा 80% का। तो जनरली जब हम चोर वाला शब्द बोलते हैं नेताओं के प्रति, तो वो 80% लोग बोलते हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं किया,
वरना 20% तो खुश रहते हैं। जिनको वोट किया है, जो उसका वोट बैंक है, उसको तो वो खुशी रखता है, क्योंकि आगे उसी से तो वोट लेना है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबके लिए वो चोर नहीं होता है, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वोट बैंक के लिए वो साहूकार होता है, और बाकी सबके लिए चोर होता है। तो बाकी सब जो उसे चोर कह रहे हैं, असल में वो चोर नहीं है, वो 20% का ही नेता है। तुमने सिस्टम के जरिए उसको 100% का नेता बना दिया, इसलिए वो चोर का उसमें भाव आ गया। अगर वो 20% की औकात में रहता तो ज्यादा ठीक रहता। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप कलेक्टिव लीडरशिप चुनो। कलेक्टिव लीडरशिप में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऐसा होता है। देखिए IAS का एग्जाम, UPSC का एग्जाम होता है, UPSC में रैंकिंग आती है, जो टॉप रैंकिंग है उन्हें कोई अलग IAS बन जाते हैं, उससे नीचे IPS बन जाते हैं, उसके बाद विदेश मंत्रालय में, मतलब अलग अलग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। कैसे? ऐसा तो नहीं है उनमें से कि भाई बाकी सबको फेंक दिया जाता है, अलग अलग रैंक के अनुसार अलग अलग काम दिया जाता है सबको। ऐसा नहीं है जो जीत रहा है या पहले रैंक पे आ रहा है उसी को सब कुछ मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। रैंक के अनुसार उनको काम मिलना चाहिए, और ऐसा CA के एग्जाम में भी होता है। तो ऐसा है तो पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं है कि रैंक के अनुसार उनको काम मिल जाए, थोड़ा कम काम मिल जाए, कम महत्वपूर्ण काम मिल जाए, लेकिन काम तो मिलना चाहिए। मोटी बात ये, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कही, ये दूसरे प्रश्न का जवाब ये है कि भैया इससे तो क्या होगा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ जाएगा, बहुत सारे लोग चल देंगे, हर कोई नेता बनने के लिए चल देगा। तो दिक्कत क्या है? क्या नेता के बच्चे ही नेता बने? आपके बच्चा जब डॉक्टर बनने जाता है, फौजी बनने जाता है या इंजीनियर बनने जाता है, तब तो आपको परेशानी नहीं होती। अगर आपका बच्चा नेता बन जाएगा, आम आदमी का बच्चा, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आम आदमी का बच्चा भी नेता बनना चाहिए, आम घर से भी लड़का निकलना चाहिए, तो उसे भी नेतागिरी में भी, नेतागिरी कह लो, नेतागिरी नेगेटिव शब्द है, लेकिन उसको लीडरशिप में भी करियर होना चाहिए, और उसका सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब मैं बताऊं इससे क्या होगा। देश के अंदर 3.2 मिलियन, 3.2 यानी 32 लाख के करीब संवैधानिक पद हैं जो चुने हुए आते हैं, जिसमें प्रधान हो गए, पार्षद हो गए, MLA हो गए, MP हो गए, ये सब मिला लो तो ऐसे 32 लाख के करीब, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, यानी 32 लाख लोग इससे मतलब ये लोकतंत्र में आ सकते हैं, इसे सेल्फ गवर्नमेंट में आ सकते हैं, या लोकतंत्र के अंदर 32 लाख लोग आते हैं। इनको कुछ ना कुछ, सरकार को इनको कुछ सैलरी या कुछ भत्ता जरूर देना चाहिए, फ्री में किसी से काम नहीं कराना चाहिए। अगर सरकारें नेताओं के साथ फ्री में काम करा रही है तो गलत करा रही है, क्योंकि जो काम करे उसको उसका पैसा मिलना चाहिए। हर आदमी बेईमान नहीं होता है, अगर बेईमान आदमी तो इधर उधर से नंबर 2 से कमा लेगा, लेकिन जो ईमानदार MLA MP होगा या प्रधान होगा, अगर वो सेवा कर रहा है, गरीब है, तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? तो जो सबकी सेवा करता है उसको भी एक मानदेय होना चाहिए, उसका भी एक वेतन होना चाहिए। मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूँ, और उसके काम के अनुसार, उसके लोगों के अनुसार उसका वेतन होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटा सा कोई काम कर रहा है तो उसके बराबर, वो नेता है भाई, उसके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा वेतन होने से कोई दिक्कत नहीं है, उसके लेवल के अनुसार कितने लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस हिसाब से वेतन होना चाहिए। और एक दूसरी बड़ी बात है कि एक विधानसभा की सैलरी होनी चाहिए, ना कि एक विधायक की सैलरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक विधानसभा में अगर 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं, तो सपोज करिए आपने अगर 1 लाख सैलरी उस विधानसभा के लिए निश्चित की, तो जिसको जितना वोट मिलेगा उसको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर कोई 30% को नुमाइंदगी कर रहा है तो उसको उस सैलरी का 30% हिस्सा मिलना चाहिए, और बाकी जिन्होंने कम रिप्रेजेंट किया है उनको थोड़ा थोड़ा बंटना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सैलरी ऐसे हो जाएगी। इसी तरह काम भी होगा, जितना जिसके पास वोट का परसेंटेज है उसको उतना ज्यादा काम अलॉट होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ये तो रहा काम की बात। अब ये कहते हैं कि भैया बहुत लोग आएंगे, क्योंकि राजनीति में सबको ये लगेगा कि मेरा करियर बन जाएगा, हजारों लोग करने आएंगे, तो उसका एक सिस्टम है। आज क्या होता है कि कोई भी DM बैठ के आपका पर्चा खारिज कर देता है, ये कह देता है भाई कि आपके प्रस्तावक ठीक नहीं थे, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, तो इसलिए आपने ये कॉलम सही नहीं भरा। अरे लोकतंत्र में अगर उससे कोई कागज में गलती हो जाती है तो उससे चुनाव लड़ने का अधिकारी आप छीन लेते हो, ये बहुत गलत है। एक DM को ये पावर नहीं होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ने का वो अधिकार छीन ले। तो चुनाव लड़ने का हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकार कहने का मतलब है जनता को लीडर बनने का मौलिक अधिकार। अब वो कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर कोई, देखिए हम जब बच्चा पढ़ता है तो पहली क्लास से पढ़ता है ना, आज तो सीधा लोग MP बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ऐसा हमारे सिस्टम में गड़बड़ है कि कोई प्रधानमंत्री डायरेक्ट आके कभी कोई सेवा ना की हो, प्रधानमंत्री भी बन सकता है 6 महीने के लिए, वो चाहे राज्यसभा का मेंबर ना हो, लोकसभा का मेंबर ना हो। तो ये जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल एक विंडो देता है, एक खिड़की देता है, जिससे कोई भी आके हमारे देश पर राज करने लगता है। एक तरह की ये अंग्रेजी व्यवस्था है। इसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि जो पार्षद का चुनाव में क्वालिफाई कर लेगा, यानी जमानत बचा लेगा, वही MLA के लिए एलिजिबल होगा।
कहने का मतलब अगर आपकी पार्षद की औकात नहीं है तो आप एमएलए नहीं लड़ सकते, तो अपने आप भीड़ कम हो जाएगी। अगर कोई पार्षद के चुनाव में अपनी इतनी अपने घर परिवार मोहल्ले में अगर उसकी वैल्यू नहीं है, तो शहर में काहे को वो नेता बनने के लिए चल दिया। तो पहले वो पार्षद से चुनाव लड़े, पार्षद में अगर वो जीत जाता है या फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ जाता है तो वो एलिजिबल हो जाए एमएलए का लड़ने के लिए। जो एमएलए के लिए एलिजिबल हैं, एमएलए के लड़ने के लिए वो हो जाए एमपी लड़ने के लिए। तो मोटी मोटी बात है, ये सीधा सा तरीका है जिससे आप भीड़ को कम कर सकते हो। हर कोई एमपी बनने के लिए नहीं भाग जाएगा, वो पता है उसे कि पहली क्लास पहले पार्षद बनूं, पार्षद में अपनी जमानत बचाऊं या जीतूं, जीतो या जमानत बचाओ। जो सहायक जनप्रतिनिधि हो या प्रतिनिधि हो, ये सब लोग अगर आएंगे तो अपने आप जो ट्रैफिक है ना, ज्यादा लोग आएंगे, कहते हैं कि ज्यादा लोग आ जाएंगे तो लिस्ट नहीं बन पाएगी, ज्यादा उम्मीदवार आ जाएंगे और तो ये दिक्कत होगी। और पार्षद के लिए आप रख सकते हो कि मिनिमम जैसे 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है तो 100 लोगों का प्रस्तावक है कि मैं एमपी का चुनाव लड़ लूं, और फिर आगे लगा देते हैं वो पूर्व प्रत्याशी। भाई पूर्व प्रत्याशी लगा के ये जो नाटक चल रहा है कि कोई अपने मोहल्ले में जिसको 4 लोग नहीं जानते वो 25,000 रुपए देके और एमपी बनने के लिए चल देता है, तो ये भी गलत है। कहने का मतलब ये है कि वो एक सीढ़ी चढ़ता हुआ है, या तरीके से उसकी लीडरशिप डेवलप हो, मोहल्ले को समझे, अपने मोहल्ले को समझे, अपने गाँव को समझे, फिर अपने जिले को समझे और फिर देश को समझे, और देश समझने के बाद आगे भी बात करूंगा। तो मोटी मोटी बात ये मैंने बताई आपको कि ये जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था चल रही है, इसके अंदर जो 26 जनवरी बिल के बाद होगा तो सबसे पहले तो रोजगार का सृजन होगा। 3.2 मिलियन लोग हैं जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार चुने जाते हैं। 3.2 यानी 32 लाख पूरे देश के अंदर 32 लाख लोग सीधा सीधा राजनीति के जरिए एमपी एमएलए या आपके पार्षद या प्रधान बनते हैं। वो 32 लाख 4 गुना हो जाएंगे, 1 करोड़ लोग हो जाएंगे सीधा सीधा। 32 लाख कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ के करीब हो जाएंगे। अगर तीन भी कैंडिडेट हो जाते हैं, एक की जगह 3 हो जाते हैं तो 1 करोड़ हो जाएंगे। 1 करोड़ लोगों को सीधा सीधा रोजगार मिलेगा, सेवा का रोजगार। एक तो उनका परिवार चलेगा, दूसरा उनको मान सम्मान मिलेगा, तीसरा 4-5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो जाएगा, 4-5 करोड़ लोगों के लिए रोटी का सृजन हो जाएगा, 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो जाएगा। तो 26 जनवरी बिल रोजगार का भी सृजन करेगा। दूसरा, अभी क्या हो रहा है, अभी सारी पावर किसको मिल जाती है, इन नौकरों को मिल जाती है। नौकरों से मेरा मतलब अधिकारियों को सारी पावर मिल जाती है। पावर उसके पास जानी चाहिए जो जनता से चुना हुआ है, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रधान हूँ और मेरे पास पावर है तो अगली बार मैं जीतूंगा नहीं या मैं हार जाऊंगा, तो ज्यादा काम करने की पावर मुझे होनी चाहिए। अभी आपको एक हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी दिन और बताऊंगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि एक एमएलए को इतनी भी पावर नहीं होती कि वो किसी कागज पे सिग्नेचर कर सके, सिर्फ वो कानून बनाने की पावर होती है। अब उसको थोड़ी सी हमने पावर दी कि उसके विधायक निधि दे दी या कहते हैं कि सांसद निधि दे दी, तो जिससे वो थोड़े बहुत काम करा लेता है। लेकिन एमएलए की सारी पावर तो छीन रखी है। एमएलए को ही एग्जीक्यूटिव पार्ट होना चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव पार्ट जो अलग से बना दिया गया है ना, और इसको फिर कंट्रोल करता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। एमएलए का तो कंट्रोल ही नहीं होता कुछ भी। अपने क्षेत्र के अगर उसे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है तो वो मंत्री जी को फोन लगाएगा, भैया फिर एमएलए की पावर क्या है। तो एमएलए की पावर भी डायल्यूट करी है इन्होंने, एमपी की पावर भी डायल्यूट की है, प्रधानों की पावर भी डायल्यूट की है। असल नेता तो यही है, असल उत्तरदायी लोग तो यही हैं, असल मालिक तो यही है देश में, जो जनता से चुन के आ रहे हैं। अधिकारी थोड़ी ना मालिक है, जो नौकरी करके आ गया एक बार, जो बैठ गया कुर्सी पे, वो थोड़ी ना मालिक है। ये मालिक का भाव आना चाहिए। नौकरों के हाथ में देश चला गया है, ये मालिकों के हाथ में जाना चाहिए। और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मालिक वही है जो चुन के आए जनता से, क्योंकि वो 5 साल बाद अपना एग्जाम तो देंगे, जनता की अदालत में एग्जाम देंगे। ये कौन सी अदालत में एग्जाम देते हैं, 4 पन्ने पढ़ लेते हैं टेस्ट में। और आजकल तो रिश्वत भी चलती है, आपको पता है इतनी धांधली हो रही है, मेडिकल से लेके हर जगह हो रही है। तो ये जो परीक्षा का सिस्टम है ये भी गड़बड़ है। कौन आ जाएगा, कितना लायक है, कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन जनता का आदमी तभी आएगा जब जनता वोट करेगी, तो वो तो लायक होगा ही होगा। लायक, उसकी बुद्धि बेशक थोड़ी कम हो लेकिन उसका भाव बहुत अच्छा होगा। इस सिस्टम में हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, भाव की बात नहीं कर रहे। अगर मैं जनता की सेवा नहीं करना चाहता, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी इंटेलिजेंस जनता के विनाश में जाएगी। लेकिन अगर मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन अगर मैं जनता मुझे प्यार करती है, मैं जनता की सेवा का भाव है मेरे अंदर, तो मैं अपनी कम इंटेलिजेंस से भी वो काम बेहतर कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब है भाव को महत्व देना है, ना कि बुद्धि को महत्व देना है। आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न है, 26 जनवरी बिल पे मैं बात करूंगा। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि राजनीति के भूचाल में आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका भी जवाब दूंगा। लेकिन ये लिख दीजिए कि राजनीति में भूचाल, आज लिख दो राजनीति में भूचाल कमेंट में, जिससे कि
और नोटा याद रख लो, हरियाणा चुनाव में नोटा अगर पूरी ढंग से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरे जोश, जुनून, शक्ति और पावर से आपने नोटा दबा दिया तो पेंशन मिलेगी। मैं कह रहा हूं मिलेगी। जितना ताकतवर नोटा होगा उतनी पेंशन के परसेंटेज ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों को आप दिखोगे, और आप दिखे ही नहीं, आपने काम ही नहीं किया तो कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। ये बंदर की तरह उछल कूद मच रही है, जो यहाँ आंदोलन कर लें, वहां आंदोलन कर लें। असली परीक्षा आपकी है हरियाणा चुनाव। इस परीक्षा में आपको देखते हैं कितने लोग पास होते हैं। नोटा दबाना है और असहयोग आंदोलन को बल देना है। देखते रहिए।